अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तलहा मुश्ताक। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि किस तरह जो है रशिया और पोलैंड लिथुआनिया ने आपस में यूक्रेन के जो रीजन है उसको जो है वो डिवाइड किया ड्नाइपर रिवर की बेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह जो है वो रशियन एम्पायर की शुरुआत हुई। दोस्तों, होता यह है कि 1700 में मतलब कि 1709 या फिर 1710 कि इन्हीं सालों में जो है स्वीडन जो है वो ना अपना इंटरेस्ट दिखाने लगता है इस ईस्टर्न यूरोप वाली साइड में, मतलब कि इस ईस्टर्न यूक्रेन जो कि रशिया के पास था उसमें जो है वो अपनी दिलचस्पी जो है वो दिखाना शुरू कर देता है। इस तरह जो है दोस्तों रशिया और स्वीडन के दरमियान जो है वो कंफ्लिक्ट पैदा होने लगता है। दोस्तों, होता ये है कि 1708 में जो कि स्वीडन का बादशाह होता है किंग चार्ल्स द 12, वो क्या करता है दोस्तों, वो रूस पर अपने हमले की तैयारियां शुरू करता है और वो ये सोचता है कि मैं पीटर द ग्रेट जो कि उस टाइम रूस का जो है वो लीडर होता है उसको जो है वो डिफीट कर दूंगा। रास्ते में क्या होता है दोस्तों कि जो उसकी आर्मी होती है उसको जो है वो इस विंटर वाले वेदर में जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है और उसके पास जो है वो सप्लाईज भी काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों वो क्या करता है कि वो जो है वो अपना जो रुख है वो यूक्रेन की तरफ कर लेता है और वहां पर सोचता है कि मैं कोसैक्स रेबेलियंस जो है उनसे जो है वो मदद मांगूंगा। दोस्तों, उस वक्त कोसैक का जो लीडर होता है वो होता है आइवन मज़ेपा। दोस्तों, उनका जो लीडर होता है वो भी यही चाहता होता है कि हमें रशिया से जो है वो निजात मिल जाए और हम अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट कायम करें। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि किस तरह से जो है वो कोसैक्स ने जो है वो रिबेल किया और उन्होंने जो है वो अपनी सेमी इंडिपेंडेंट जो थी स्टेट वो जो है वो कायम की। दोस्तों, तो उसका भी यही माइंड होता है और इस तरह जो है वो दोस्तों स्वीडिश का किंग और आइवन मिज़ापा आपस में जो है वो मिल जाते हैं रूस पर हमला करने के लिए। दोस्तों, जब ये फौजें आपस में मिल जाती हैं तो उनमें से कुछ कोसैक्स जो यूक्रेनियन होते हैं वो लॉयल रहते हैं रशिया के रूल के अंडर। इसके बाद जो है वो लोग हमला करते हैं रूस के एम्पायर के ऊपर। दोस्तों, इसके बाद 1709 में बैटल ऑफ पोल्टावा होती है और दोस्तों ये फोर्सेस जो कि स्वीडिश फोर्सेस होती हैं और जो कि कोसैक्स की जो फोर्सेस होती हैं जो कि अपनी साइड जो कि रूस वाली साइड है वो छोड़कर स्वीडन के साथ मिल जाती हैं। दोस्तों, वो मिलकर जो है वो आपस में रशियन फोर्सेस पर हमला करती हैं। मगर दोस्तों होता क्या है कि रशियन फोर्सेस क्रश कर देती हैं इन आर्मीज को। दोस्तों, इस जंग का रिजल्ट क्या आता है कि आइवन मज़ेपा मारा जाता है और किंग चार्ल्स द 12 जो है वो सल्तनत उस्मानिया की तरफ भाग जाता है और दोस्तों रूस अपना जो है वो कब्जा जमाता है जो कि एक टाइट कंट्रोल करता है उस पूरे रीजन पर। दोस्तों, इस तरह जो है वो रूस एम्पायर बाकायदगी से बिल्ड होना शुरू होता है। दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको ये मैप दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला रीजन है क्रीमियन। दोस्तों, हम इसके बारे में अब बात करेंगे। दोस्तों, 18वीं सदी के आखिर तक जो है वो क्रीमियन पेनिनसुला जो है वो होता है सल्तनत उस्मानिया की एक सब स्टेट होती है उसके अंडर होता है, मतलब कि उसके रूल के अंडर होता है। और दोस्तों, रशिया चूंकि जो है वो अपना एक्सपैंड बढ़ाना चाहता है तो इसलिए वो सल्तनत उस्मानिया जो तुर्क्स हैं उनके दरमियान और रशिया के दरमियान जो है वो कुछ जंगें होती हैं जिनमें वो टर्किश फोर्सेस को डिफीट करता है बाकायदा से और अपना कंट्रोल उस वाले रीजन पर जो है वो बढ़ाता चला जाता है। दोस्तों, इन दोनों एम्पायर्स के दरमियान 1768 से लेकर 1774 तक बहुत ज्यादा जंगें होती हैं। दोस्तों, इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि 1783 में जो उस वक्त रूस की एम्प्रेस होती है कैथरीन द ग्रेट, वो क्या करती है कि वो बाकायदा से इस रीजन को रशियन एम्पायर का हिस्सा बना देती है। इस तरह से जो है वो दोस्तों रूस को जो है वो एक अच्छा पॉइंट मिलता है ब्लैक सी का। दोस्तों, वो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक जो है वो स्ट्रेंथ होती है जो कि उसकी मिलिट्री में भी बहुत फायदा देता है और उसकी ट्रेड रूट में भी बहुत फायदा देता है। इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरी साइड पर कैथरीन द ग्रेट ने उसने जो है वो जो इंडिपेंडेंट स्टेट जिसका मैंने आपको बताया था जो कोसैक्स ने जो है वो कायम की थी, सो उसको भी वो स्लोली खत्म कर देती है और इस तरह जो है वो यूक्रेन मतलब कि यूक्रेनियन लैंग्वेज को भी और यूक्रेन का जो वो कल्चर है उसको भी जो है वो तबाती चल जाती है। और इस तरह जो है वो जो डिफरेंट पब्लिक जगह होती हैं जैसे कि दोस्तों स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, कॉलेजेस हो गए, दोस्तों उस टाइम पर जितनी भी ये चीजें कायम थी जो कि पब्लिक होती हैं या जहाँ पर जो है वो बच्चे पढ़ते हैं, दोस्तों वहाँ भी उसने जो है वो इन चीजों को मतलब कि जो यूक्रेन प्रो चीजें थी उनको जो है वो दोस्तों दबाना शुरू कर दिया। इस तरह जो है वो कैथरीन ये चाहती थी कि हम जो है वो इस पूरे एरिया को रूसीफाई करते हैं, मतलब कि रशियन करते हैं। दोस्तों, याद है मैंने आपको बताया था कि एक हिस्सा तो रह ही गया, वो कौन सा था? वो जो कि पोलैंड और लिथुआनिया के अंडर था। दोस्तों, वक्त के साथ साथ पोलैंड और लिथुआनिया की जो फोर्सेस हैं उसका जो एम्पायर है वो जो है वो कमज़ोर पड़ता गया और रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया इन तीनों ने मिलकर आपस में
पोलैंड को जो है वो डिवाइड कर लिया। इस प्रोसेस को दोस्तों 3 पार्टीशन ऑफ पोलैंड का नाम दिया जाता है। पहली पार्टीशन में दोस्तों रशिया ने जो है वो पहला रूस के हिस्सों पर जो है वो कब्जा किया, उसकी टेरिटरी में आया। दूसरी पार्टीशन में दोस्तों रूस ने जो है वो यूक्रेन के उस हिस्से पर जो है वो कब्जा जमाया जो कि पोलैंड के पास था। और तीसरी पार्टीशन में दोस्तों जो है पोलैंड एग्जिस्ट करना खत्म हो गया, एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री खत्म हो गया। इस तरह क्या हुआ दोस्तों, इसका एंड रिजल्ट ये निकला कि जो रूस है उसने ज्यादातर यूक्रेन का जो हिस्सा है उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मगर जो वेस्टर्न यूक्रेन था ना, वेस्टर्न यूक्रेन का कुछ हिस्सा अभी तक ऑस्ट्रिया के पास था, क्योंकि आधा हिस्सा जो है वो यूक्रेन ने जो है वो सेकंड पार्टीशन में उसने ले लिया। मगर वो ज्यादातर हिस्सा जो है वो उस हिस्से के कंपेरेबल इतना नहीं था कि जो कि रूस के ऑलरेडी अंडर था। मगर रूस जो है वो चाहता था कि मैं पूरा का पूरा यूक्रेन लूं। तो दोस्तों इसी बेस पर कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों शुरू होती है 19वीं सदी, साल होता है दोस्तों 1812। ये एक फ्रेंच एम्परर नेपोलियन जो है एक बहुत बड़ा मैसिव इन्वेजन लॉन्च करता है रशिया के खिलाफ। मगर दोस्तों वो क्यों लॉन्च करता है? रूस और फ्रांस जो है वो आपस में एलाइज होते हैं। मगर दोस्तों रूस के एक लीडर अलेक्जेंडर द वन ने उसने जो है वो उसने नेपोलियन की एक इकोनॉमिक जो ब्लॉकेड है ब्रिटेन के अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो है वो रिबेल किया था। उसने उसको मानने से दोस्तों वो है जो इनकार किया था। तो दोस्तों इसकी वजह से नेपोलियन ने रूस को पनिश करने का फैसला किया और उसने अपनी जो फोर्सेस हैं दोस्तों वो यूक्रेन वाले रूट से होते हुए मॉस्को के अंदर दाखिल की। मतलब कि रूस के अंदर जो रूस वाला रीजन था उसके अंदर दाखिल की। दोस्तों नेपोलियन की आर्मी के अंदर 600,000 फौजी होते हैं। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। दोस्तों वो फौज वेस्टर्न यूक्रेन से एंटर होना स्टार्ट करती है और चूंकि वेस्टर्न यूक्रेन जो ऑस्ट्रिया के अंडर होता है तो उसने रास्ते में जो है वो कुछ और जो है वो फौजी भी अपने अंदर अपनी टीम में शामिल किए और दोस्तों सप्लाईज का भी जो है वो इंतजाम किया। मगर जैसे वो रशिया की टेरिटरी में दाखिल हुआ दोस्तों उसको वहां पर जो है वो बहुत हार्श विंटर कंडीशंस का सामना करना पड़ा, जो कि दोस्तों पिछली स्वीडिश फोर्सेस को भी करना पड़ा था। दोस्तों वही इनके साथ हुआ और इस तरह वो बिना जंग किए वापस चले गए, क्योंकि दोस्तों हार्श कंडीशंस बहुत ज़्यादा थी और जो है वो सप्लाई की भी शॉर्टेज हो रही थी। तो दोस्तों इस तरह जो है वो फौज वापस चली गई बगैर जंग किए। दोस्तों इस तरह इस जंग ने जो कि हुई ही नहीं, इसने जो है वो रूस के एम्पायर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और इस वक्त जो है वो रूस यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन की बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। मगर दोस्तों रूस की इतनी फर्म ग्रिप होने के बावजूद भी जो है वो यूक्रेनियंस के अंदर ये जो एक डिज़ायर था ना कि अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट हो, अपनी जो है वो एक कौमी नेशनलिज्म का, दोस्तों वो नहीं किया। पूरी 19वीं सदी में दोस्तों यूक्रेनियन जो फिलोसफर्स थे, पोइट्स थे, उन्होंने जो है वो यूक्रेनियंस के अंदर इस जो नेशनलिज्म है इसको ज़्यादा करने की जो है वो कोशिशें की। मगर दोस्तों यूक्रेन ने किस तरह जो है वो स्ट्रगल की अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, जानने के लिए बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।